आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आशिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मद आशिक कटाना ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत की बात करने जा रहा हूं, उन्होंने सिर्फ सलवा मेहंडर का नाम नहीं रोशन किया है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आमिर बशीर साहब की, जिन्होंने रिसेंटली यूपीएससी सीएसई 2020 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 625 स्कोर किया है और हमारे जम्मू कश्मीर का जो है वो नाम रोशन किया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है वो दिखाने वाला हूँ, जो उन्होंने फ़हीम ताक साहब के साथ जो है वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक पॉइंट जो है वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एक एक पॉइंट को आप जो है वो नोट कीजिएगा। अगर आप भी यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो गाइज़ आपको जो है वो इस इंटरव्यू से एक मोटिवेशन जो है वो मिलेगा, तो आप अपने ड्रीम के अंदर ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और अपने ड्रीम्स को जो है वो फुलफ़िल जो है वो कर पाएंगे। तो उनका यही कहना है कि आपने कभी भी जो है वो गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप। अगर आप सोचते हैं कि हमने यूपीएससी क्रैक करनी है तो देन आप जो है वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइज़, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपको और जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको जो है वो मोटिवेशन जो है वो मिल सके। बहुत शुक्रिया। हम लोग जो है हिम्मत बहुत जल्दी हार जाते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें कंटिन्यूअसली जो है इनफैक्ट हमको मोटिवेशन डिराइव करनी है अपने आसपास की चीज़ों से। बाद में रिग्रेट से बेटर है कि आज हम ट्राई कर लें और ट्राई करके जो है अपने सक्सेस की तरफ चलें। आज नहीं तो कल, इफ़ यू कीप ऑन ट्राइंग, डेफिनेटली आप कुछ सक्सेस अचीव करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये एक बहुत ही ज़्यादा एक मैं बोलता हूँ गेम चेंजर है कि ये पैराडाइम शिफ्ट है। नाउ एवरीबडी का, चाहे वो किश्तवाड़ में हो, चाहे डोडा में हो, पुंछ में हो, he has the access to notes, everything is available on a click। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी के इम्तिहानात के कामयाब जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फहरिस्त जो है वो बाहर आ चुकी है और ऐसे में रिवायत की तरह जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे नौजवान चेहरे हैं जो यूपीएससी 2020 2020 इम्तिहानात की फहरिस्त की कामयाब लिस्ट की जीनत बन चुके हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आमिर बशीर, जिनके बारे में आपको बताऊं कि जब आप इनकी कहानी सुनोगे तो यकीनन आपको इनके यूपीएससी में कामयाब होने पर जो है वो फ़ख्र महसूस करेंगे। आमिर की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आमिर आपको मुबारकबाद देता हूं और आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं, आमिर जो हैं ये पुंछ के रहने वाले हैं, पुंछ के मेंढर से ये ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनकी परवरिश जो है वो जम्मू में ही हुई है और जम्मू के भटंडी विधाता नगर में जो है ये रहते हैं। आमिर के वालिद का इंतकाल 2006 में हुआ, तो आप ज़रा सोचिए कि इनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद जो थी वो 2006 से शुरू हुई। आमिर की वालिदा जो है वो एक सरकारी मुलाजिम हैं, जिन्होंने आमिर और इनके साथ आमिर की जो एक बहन है, जिनके बारे में आपको बताऊं कि वो 2018 की आईएएस ऑफिसर है और आजकल वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि आमिर की कहानी जो है वो इससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल जो है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि आमिर की माँ ने अपने दोनों बच्चों को उस मकाम तक पहुँचाया है जहाँ से मुझे लगता है कि अगर इनके वालिद आज आप इनको वहाँ से देख रहे होंगे तो उनकी रूह को वो सुकून मिला होगा जो शायद उनको इस दुनिया में रहकर भी नहीं मिलता। आमिर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आमिर, आपकी कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं ये कहूँगा कि दुनिया का हर बाप हर माँ जो है वो अपने बच्चों को कामयाबी की सीढ़ी को जो है जब चढ़ते हुए देखता है और फिर उस मंजिल तक जब वो पहुँच जाता है तो मुझे लगता है उनका जो उनको जो खुशी होती है वो बयां नहीं कर सकते। आमिर, आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपका ये सफ़र। आप अभी असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर जम्मू हैं, 2016 में भी आपने क्वालिफ़ाई किया, 2017 में भी क्वालिफ़ाई किया, लेकिन इस बार जो आपकी रैंकिंग है 625 है, यानी आपकी रैंकिंग जो है वो बहुत बेहतर हो चुकी है। इससे पहले आपकी रैंकिंग थोड़ा सा इससे कम थी। तो आपसे जानना चाहूँगा ये सफ़र आपका कब से शुरू हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ गुफ्तगू कर सकूँ।
मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है, स्टडी बैकग्राउंड, वो इंजीनियरिंग का है। सो इंजीनियरिंग के दौरान ही, इंजीनियरिंग के सफ़र के दौरान हमने जो है पहले डिसाइड करता है कि इंडिविजुअल की उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, उसके इंजीनियरिंग के उसका करियर ग्रोथ क्या होगा। सो उसी दौरान मैंने जो है बहुत सारे ऑप्शंस देखे एंड देन मुझे यूपीएससी का पता चला। और कोइंसिडेंटली हमारे जम्मू कश्मीर से उस टाइम पर भी हमारे पास पासिंग आउट के दौरान बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आया था और उनसे इंस्पिरेशन मिली थी मुझे। एंड इंस्पिरेशन को फॉलो करते हुए हमने पता किया कि इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। वो सब रिक्वायरमेंट्स का फॉलो करते हुए मैंने पता किया एंड देन मैंने इसको परसू करने की कोशिश करी। सो एक फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर ये था कि लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं और उससे इंसान जो है सीख लेता है, और उन्हीं सीख को फॉलो करते हुए मैंने बोला कि मेरा भी एक रोल है एज ए इंडिविजुअल जो कि मुझे सोसाइटी को देना है। सो क्यों ना बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसको दिया जाए। सो इसी वजह से मैंने 2015 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया था। मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा 5th अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू के लिए नहीं क्वालिफाई हुआ था। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट अटैम्प्ट था 2016 का, उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया था और मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन किया था। फिर क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि आमिर बशीर जो है वो बार बार एग्ज़ाम क्यों दे रहा है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मेरी स्टार्टिंग ये थी कि मैं सोसाइटी का जो सबसे जो बॉटम है जिसके साथ मैं कनेक्ट होना चाहता था। सो मैं इससे पहले मैं बैंक में भी जॉब कर चुका हूँ। ऐसा था कि मैं जिधर भी गया वहाँ पर सिलेक्टिव लोगों से मिल रहा था, तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं कॉमन मासेस के साथ जुड़ूँ और उनकी प्रॉब्लम्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करूँ और उनका रिजोल्यूशन दूँ। सो इसलिए मैं कंटिन्यू ट्राई कर रहा हूँ। सो इसीलिए मैंने जो है अपना जब मैं 2017 एग्ज़ाम में मैं रेवेन्यू सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ, इनकम टैक्स में, तो उसके बाद मैंने चाहा कि मैं इससे और इम्प्रूव करूं और जनता से जुड़ने वाली जो सर्विसेज हैं जो ऑफ़र करती है मैं उनकी तरफ जाऊं। सो मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरा 625 रैंक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग एक मूवमेंट टुवर्ड्स इंडियन पुलिस सर्विसेज, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेस है जो अपना एक रोल ऑफ़र करती हैं कॉमन मासेस के साथ जुड़ने में। आमिर, थोड़ा सा जो पुराने लम्हात हैं आपके, उनकी तरफ जाएं तो आपके वालिद का जब इंतकाल हुआ, आपकी उम्र क्या थी, आप कहाँ पे थे और किस तरह से फिर ये ज़िंदगी की जो जद्दोजहद थी ये किस तरह से आगे बढ़ी? सर, मेरे वालिद का इंतकाल 2006 में हुआ था और 2006 में मैं 8th क्लास में पढ़ता था। और उस टाइम ऐसा था कि फुली मैच्योर भी नहीं हुए थे कि इस जो लॉस है इस लॉस को हम अंडरस्टैंड कर पाएँ। ऐसा है कि फ़ादर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, बिकॉज़ चाहे फ़ादर कुछ भी काम करते हों, उनका जो एक साया है एक इंडिविजुअल पे, वो नेचुरल कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। सो हाउएवर मैं इस चीज़ का ये कहना चाहूँगा कि ऑल्दो आई लॉस्ट माय फादर, मेरे फादर हमसे दूर चले गए, बट उनकी कमी मेरी माँ ने मुझे कभी फ़ील नहीं होने दी। मेरी मदर जो है वो मेरे फादर की तरह उन्होंने पूरा डुअल रोल एक प्ले किया और हमारा जो है ये इंश्योर किया कि हमारी कोई भी ऐसी चीज़ ना रह पाए कि जिससे हमको ये लगे कि हाँ, आमिर को ये कमी हो गई है, रिहाना को ये कमी हो गई है। सो मेरी मदर का जो है वो मैं उनको आज सैल्यूट करता हूँ कि उनके जो उनका परसेवरेंस था, जो उनका जो एफ़र्ट्स थे, जो उन्होंने हमारे ऊपर जो अपनी पूरी लाइफ जो है स्पेंड कर दी। सो मैं ये कहना चाहूँगा डेफ़िनेटली फ़ादर का लॉस जो है वो बहुत ही एक शॉकिंग सिचुएशन होती है फॉर एनीबॉडी टू बेयर। सो बट मेरी मदर जो है वो शी फॉट लाइक अ लायन एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने किया। आमिर, यकीन मानिए, आमिर बशीर, रिहाना बशीर, आपने अपने वालिद का नाम जो है वो ज़िंदा रखा है। अगर आपके और आपकी जो सिस्टर हैं उनके साथ उनका नाम जुड़ता है तो यकीनन आज आपने उनके दर्जे को जो है वो और बुलंद किया है और ऊंचा किया है। और हर किसी को मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ आपके जो ख़ानदान के लोग हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर का हर वो शख्स शाना बशाना आपके साथ खड़ा है और आपको मुबारकबाद देता है आपकी इस कामयाबी में। आमिर, ये बताएं कि सब्जेक्ट्स चूज़ करना, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो तैयारियां करते हैं यूपीएससी की, और खुशकिस्मती की बात यह है कि पिछले कुछ समय से एक रिवायत बन चुकी है। हर साल हमारे यहाँ से तकरीबन 8 से 10 बच्चे जो है वो क्वालिफ़ाई करते हैं, जो कि पहले ख्वाब होता था, कहीं एक बच्चे का पता लगता था कि उसने यूपीएससी क्वालिफ़ाई किया है। तो किस तरह से आपने किया सब्जेक्ट्स को चूज़ करना, फिर किस तरह से पढ़ाई करनी है? मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, सो इंजीनियरिंग जो है उसमें इतना कंफर्टेबल मैंने महसूस नहीं किया। और दूसरा एक एस्पेक्ट होता है, कोई भी एग्ज़ाम जो इट्स लाइक अ फोर्ट्रेस,
उस फोर्ट्रेस को, उस किले को फतह करना जो है उसमें स्ट्रेटजी चाहिए होती है। सो उस एंगल से मैंने ये पहले जो डिसाइड किया था कि मैं ज्योग्राफी के साथ जाऊंगा, बिकॉज ज्योग्राफी का जो एक बेंट है, इट्स मोर साइंटिफिक इन ओरिजिन। सो बिकॉज हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो ज्योग्राफी हमारे लिए ईजी था अंडरस्टैंड करना। सो मैंने अपने 4 अटेम्प्ट ज्योग्राफी के साथ दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं क्वालिफाई हुआ था। मेजर फैक्टर ज्योग्राफी को पिक करने का था स्ट्रेटजी, और क्योंकि मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैंने इंजीनियरिंग के दौरान 2 साल बच्चों को भी पढ़ाया है। मैं ट्यूशन्स देता था, और बिकॉज एनसीईआरटीज़ होती है यूजुअली बच्चों की, और उनको बार बार पढ़ाने से मुझे भी एक तरीके से आदत हो गई थी, एक टॉपिक के बारे में पूरा पता चल गया था। तो आई वॉज क्वाइट वेरी वेल वर्स्ड विद ज्योग्राफी, तो मैंने ज्योग्राफी को पिक किया। हाउएवर मेरा जो इस अटैम्प्ट है, लेटेस्ट अटैम्प्ट में मैंने पॉलिटिकल साइंस को पिक किया था, बिकॉज सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद मेरा जो इंटरेस्ट जो है पॉलिटिकल जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं उनकी तरफ बढ़ गया था, और मैंने डिसाइड किया कि मैं पॉल साइंस को पिक करूँगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जो भी मेरे को सुन रहा है, कि पॉलिटिकल साइंस को पिक करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट है, और उसकी जो ओवरलैपिंग है ऑन दी ओवरऑल सिलेबस वो भी बहुत हाई है। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप अगर स्ट्रेटेजी में अगर पॉल साइंस को पिक करके चलते हैं तो, और अपनी जो आप अपना ऐड ऑन करेंगे, तो डेफिनेटली पॉल साइंस विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सो मेरा पॉल साइंस पिक करने का ये एक मकसद था। अच्छा, बड़ी बहन का ऑलरेडी एक आईएएस ऑफिसर होना, एज ए गाइड, एज ए मेंटोर, एज ए टीचर, कितना बड़ा बेनिफिट आपको ये रहा? मैं ये बताना चाहूँगा, मेरी बहन जो है वो उसने मुझसे बाद में क्वालिफ़ाई किया, और वो डेफिनेटली मैंने पहले क्वालिफ़ाई किया, मैंने उसको मोटिवेट किया था कि आप भी कीजिए। बट देन जब उनका क्वालिफ़ाई हुआ तो वो मेरे को कंटिन्यूसली, बिकॉज 2018 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था उनके साथ, और हम दोनों का इंटरव्यू सेम डे था। सो जब फाइनल रिजल्ट्स आए तो मेरी बहन का क्वालिफ़ाई हो गया और मेरा नहीं हुआ। तो एक तरफ तो ऑल्दो लॉस था, बट दूसरी तरफ आई वॉज सो हैप्पी कि मेरी सिस्टर क्वालिफाई कर चुकी हैं, और उनके सक्सेस को देख के डेफिनेटली मुझे और मोटिवेशन मिली कि नहीं, दिस इज़ नॉट दी एंड, एंड आप जो है आगे और कंटिन्यू कीजिए। सो मैंने दोबारा अटैम्प्ट दिया, और थैंकफुली देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट। सो डेफिनेटली मोटिवेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने अच्छा, के आप लिए। ऑलरेडी एक सिविल सर्वेंट हैं, तो क्या रोल रहता है सिविल सर्वेंट का, और ख़ासकर आपके लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, पुंछ के लोगों को आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी, तो क्या वो खिदमत खलक का जो जज्बा है वो हमेशा रहेगा? जी, जी, डेफ़िनेटली। क्योंकि जैसे मैंने बोला, इंसेप्शन जो है वो यही था कि मैं ग्राउंड लोगों से जुड़ूँ, और ये है कि हर एक सर्विसेज जो है सिविल सर्विसेज के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं और सेंट्रल सर्विसेज आती हैं, तो हर एक सर्विस का एक बहुत ही डिफाइंड रोल है डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में। कुछ सर्विसेज फोर फ्रंट पे आके काम करती हैं, जैसे कि आईएएस एंड आईपीएस, और कुछ सर्विसेज बैकग्राउंड में रह के काम करती हैं। सो ऑल्दो अभी करेंटली मैं इनकम टैक्स में हूँ, हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है लोगों के साथ, बट समहाउ हम लोग जो है इस कंट्री के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, ताकि जो डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो इम्प्लीमेंट हो सके। सो जितना मेटिकुलसली हम लोग रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, उतना बेटर गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के कॉफर्स में पैसे आएंगे, एंड उतना ही बेटर जो है लोगों की तरफ जाएगा। सो इन ए वे आई एम कंटेंट कि ओके, मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ रह रहा है सोसाइटी की तरफ। तो ये एक मैं कहना चाहूँगा कि कंट्रीब्यूशन है। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि लाइफ में ऐसा होता है कि जो हमारी कंडीशंस है वो इवन नहीं होती हैं, और कई लोग इस अनइवन कंडीशंस को कि वो सोचते हैं कि ये हमारा परमानेंट हैंडीकैप है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि कंडीशंस जो है वो एक टेम्परेरी अफेयर्स हैं। आप लोग अपनी मेहनत से, विल एक सेंस ऑफ मोटिवेशन से, और गॉड की जो ग्रेस से आप अपनी कंडीशंस को बदल सकते हैं, और अपनी उस टेम्परेरी सिचुएशन को चेंज करके आप व्हाटएवर जो भी आप सोचते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना, वो कर सकते हैं। मैं परसेवरेंस का मैसेज देना चाहूँगा कि आज नहीं तो कल, इफ़ यू कीप ऑन ट्राइंग, डेफिनेटली आप कुछ सक्सेस अचीव करेंगे। और दूसरा मेरा एक मेन मैसेज ये रहेगा कि हम लोग जो है हिम्मत बहुत जल्दी हार जाते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें कंटिन्यूसली जो है, इनफैक्ट हमको मोटिवेशन डिराइव करनी है अपने आसपास की चीज़ों से। हमारे आसपास छोटी सी छोटी एक इंसेक्ट लाइक चींटी जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्राइव करती रहती है। उन इतनी छोटी चीज़ों से हमें मोटिवेशन लेना है कि जब एक ऐसी चीज़ भी कंटिन्यूसली स्ट्राइव कर रही है और गिव अप नहीं कर रही है, तो हम क्यों कर दें? हम तो इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स हैं। सो मेरा ये मैसेज रहेगा यूथ को कि कंटिन्यूसली आप ट्राई करते रहिए। डेफिनेटली जहाँ पर आपको सक्सेस होगा, जहाँ पर आपका बेस्ट होगा, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। मेरा अगला सवाल बिल्कुल इसी बात के साथ था। आपने ट्राई अगेन का फार्मूला जो है वो बिल्कुल सही अडॉप्ट किया। 2016 से आपकी ये जर्नी शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि शायद अब आप सेटिस्फाइड होंगे। तो
ये किस तरह से हुआ? नॉर्मली हमने देखा है कि लोग क्वालिफाई करते हैं, रैंकिंग वगैरह के बारे में उनको कम परवाह रहती है, लेकिन अगर हम देखें आपने 16 में भी किया, 17 में भी किया, 18 में भी और 20 में तो अब फिर आपने किया, तो ये किस तरह से आपने ये किया? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि बिकॉज ये है कि अगर मैं अपने मेन एम को भूल जाता, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी नियर द पीपल, मैं उनसे कनेक्ट होना चाहता था। अगर मैं उस एम को छोड़ के एक लेसर के लिए सेटिस्फाई हो जाऊँ तो वो मेरा जो अल्टीमेट एम है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो उस पर्टिकुलर मोटिवेशन ने मेरे को कंटिन्यू फोकस्ड रखा कि ओके आप दोबारा दीजिए एग्ज़ाम, दोबारा दीजिए। और बिकॉज सिंस यही है कि बाद में रिग्रेट से बेटर है कि आज हम ट्राई कर लें और ट्राई करके जो है अपने सक्सेस की तरफ चलें। और डेफिनेटली इस चीज़ ने मोटिवेशन जो है ये फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज़ के लिए इन लाइफ। इनफैक्ट मतलब आपके पास सारे रिसोर्सेज हों, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो देन वो रिसोर्सेज वेस्ट हैं। सो मोटिवेशन फैक्टर मैं अपने टॉप में रखता हूँ किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। अच्छा आमिर, ये बताएं कि 2016 और 2020 में काफ़ी फ़र्क आया। हम अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें, 2016 में कहीं ना कहीं जो हमारा स्टडी मटेरियल था वो सिर्फ हमारी बुक्स थी, तो आज अगर हम देखें तो आज हम ज़्यादा जो रिलाई करते हैं वो इंटरनेट पे करते हैं। तो क्या कोई तरमीम आई है? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि 2016 ऑनवर्ड्स मैंने एक अटेम्प्ट जो है वो टोटली डिजिटली प्रिपेयर किया था। 2017 का अटेम्प्ट मैंने अपना लैपटॉप लिया एंड लैपटॉप से मैंने जितने भी नोट्स थे उनको डिजिटलाइज फॉर्म में रखा था, और एक मेरी नोटबुक होती थी जिसमें अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक टाइम ऐसा होता था कि जब लोगों को कोचिंग लेने के लिए दूर जाना पड़ता था, दिल्ली में जाना पड़ता था, एंड प्रॉबेबली यही एक रीज़न था जिस वजह से पिछले डेकेड में हमारा जो नंबर्स था इन सिविल सर्विसेज में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का कम था। हाउएवर लेटर ऑन क्या है, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और अब मोबाइल फ़ोन्स हर किसी के पास है, और इंटरनेट जो है वो इंडिया एक्चुअली वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज़ है जहाँ पे इंटरनेट मिलता है लोगों को। तो इंटरनेट एक्सेस से डेफिनेटली लोगों को एक अवेयरनेस मिली है। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई से कि जैसे कोविड जो है, कोविड ने एक्चुअली इट हैज़ फोर्स्ड पीपल टू एक्चुअली मूव टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज आपको पता है कि बच्चे जो है जितने भी हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो नाउ दे आर वेल वर्स्ड विद ऑनलाइन का जितना भी हमारा टूल्स हैं। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक मैं बोलता हूँ गेम चेंजर है कि ये पैराडाइम शिफ्ट है। नाउ एवरीबडी का, चाहे वो किश्तवाड़ में हो, चाहे डोडा में हो, पुंछ में हो, ही हैज़ द एक्सेस टू नोट्स ऑन हिज फ़ोन, और उसको इंस्टेंटली वो जाके प्रिंट आउट ले सकता है और बेस्ट पॉसिबल नोट्स जो उनको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बिकॉज कई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे और कई जो कॉपीराइटेड मटेरियल है वो भी आप ले सकते हैं। सो डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरीके के नोट्स लेना चाहते हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन ए क्लिक। आमिर, मेरा अक्सर ये सवाल जो यूपीएससी के क्वालिफायर होते हैं उनसे होता है, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। मुझे ये बताइए कि आपने इतनी बार कामयाबी जो है वो हासिल की है, 2016 से आप कामयाब हो रहे हैं। ज़रा मुझे और मेरे जो व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं ये सुनना चाहूँगा 2016 में जब आपने लिस्ट देखी, अपना नाम देखा, कैसे देखा, आप कहाँ थे और सबसे पहले किसके साथ शेयर किया? इसी तरह से 17 के बारे में भी बताइए और इसी तरह 2020 के बारे में भी बताइए। 2016 में मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं था इवनिंग के टाइम, और एक हमारा इनफॉर्मल ग्रुप था जिसमें हमें ये हिंट दे रहे थे कि रिज़ल्ट आने वाला है तो बी प्रिपेयर्ड। सो उस टाइम रमज़ान चल रहा था और मगरिब की अज़ान हुई थी, तो मैं मस्जिद में गया हुआ था और मेरे पॉकेट में फ़ोन बज रहा था, तो मुझे हिंट लगा कि ओके शायद ये रिज़ल्ट का ही कॉल होगा। सो जैसे ही मैं फ्री हुआ तो मैंने कॉल पिक किया, तो मेरे एक फ्रेंड है अभिमन्यु सिंह, ही इज़ KS, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आमिर यू हैव क्वालिफाइड। सो पहले मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स था, बिकॉज आई हैड एक्सपेक्टेड अ गुड रैंक, और उस टाइम पर ऐसा रैंक आने से मैं थोड़ा सा डिजेक्टेड था, बट एंड में यही कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली इट वाज ए ग्रेट सक्सेस फॉर मी, एक बिगिनिंग था वो। सो 2016 का ऐसा रहा। 2017 में बिकॉज मैंने 16 के बेसिस पे ज्वाइन किया हुआ था और मैं दिल्ली में था और दिल्ली से वापस आ रहा था जम्मू की तरफ। मैं और मेरी सिस्टर थे, हम लोग इवनिंग में ट्रैवल कर रहे थे कार में, एंड देन रिज़ल्ट PDF आया और मैंने रिज़ल्ट PDF खोला तो आई सॉ माई रैंक अगेन 843। सो आई वाज लाइक कि अरे फिर से मेरे को लो रैंक मिला, सो मैं बहुत डिजेक्टेड था। सो बट एक्चुअली उस PDF में गैप था, नीचे एक बिग गैप था, बिकॉज उसको कंप्रेस करके रखा था। सो देन मैंने कोइंसिडेंटली पेजेस स्क्रॉल किए तो उसमें बहुत सारे पेजेस थे नीचे। सो आई वाज लाइक ओ नहीं मैं इतना वो नहीं है। सो then I was like नहीं it's a good rank actually, and I will get definitely at least my second third preferred services, and which I got IRS income tax. So this time अभी because 2018 में फाइनल इंटरव्यू में मेरा नहीं आया था, तो
उससे एक सेटबैक हो जाता है एंड आपको एक डर लग जाता है अंदर कि ओके क्या पता 2020 में भी हो ऐसा ना हो जाए रिपीट 2018 वाला। सो वो फैक्टर जो है वो फैक्टर इस बार बहुत हैवी था एंड उसकी वजह से बहुत एंग्जाइटी थी, मैं ये कहना चाहूँगा। और एवरी कंटेस्टेंट, एवरी कैंडिडेट, चाहे वो प्रिलिमिनरी स्टेज में हो, वो सेम फीलिंग से गुजरता है। और बट ऐसा था कि मेरा इंटरव्यू 10 अगस्त को था और डेफिनेटली फेट तो तभी सील हो गया था, बट एट द एंड जो है एक इंडिविजुअल जो है वो बेस्ट की ही उम्मीद कर रहा होता है। सो जब फाइनली मैं मदर के साथ बैठा था अपनी एंड मैंने अचानक से ग्रुप में PDF आ गया रिजल्ट कि somebody shared the result and then I checked it and so I was like very happy, ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया क्वालिफाई। सो एक इस बार फिर वो मुझे लगता है इस बार का फीलिंग मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से भी बहुत ज़्यादा हाई था, बिकॉज 2018 का वो सेटबैक देखने के बाद मुझे बहुत रिलीव्ड महसूस हुआ इस बार। आमिर, एक बार फिर से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा और जो खिदमत खलक का आपका जज्बा है, जिसको लेकर आपने 5 साल से सिर्फ ये आपने सपना देखा है कि मैं किस तरह से लोगों तक पहुँचूँ, उनकी खिदमत करूँ। मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका ये जज्बा बना रहे और आइंदा वक्त में जब भी आपको लोगों की, आवाम की खिदमत करने का मौका मिले, आप दिल खोल कर करें। आपने अपना हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। ये हैं आमिर बशीर, और आमिर बशीर के बारे में मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछले लगभग 20 मिनट से आमिर की जो कहानी हमने सुनाई, यकीन जाने कि ये एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प कहानी है हम सब के लिए। एक सीख हम सबको मिलती है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। और मैं एक शेर के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। कहते हैं, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजूद से वो घबराया नहीं करते। तो आप भी ना घबराइए। अगर आप भी UPSC का ख्वाब देखते हैं तो आमिर की तरह अपने इरादों को अटल रखिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब।